हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मनविंद्र गहलोत और आप देख रहे हैं मनविंद्रास कॉर्नर। तो प्यारे बच्चों, हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की पढ़ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समकालीन भारत भाग 2 जो आपकी भूगोल की पाठ्य पुस्तक है वो हमारी चल रही है। इसका अध्याय 1 जो है वो हमारा संसाधन और विकास, हम इसको पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 के अंतर्गत ये मेरा चौथा वीडियो है, यानी पार्ट 3 इससे पूर्व पोस्ट हो चुके हैं। तो आज ये अंतिम भाग है इस चैप्टर का। इसके साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर की पीडीएफ यानी आंसर की पीडीएफ का लिंक उपलब्ध हो जाएगा। इस लिंक की सहायता से आप इस चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे और अपना कॉपी कार्य कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो पर। तो पिछले वीडियो में हमने भू संसाधन के बारे में पढ़ा था। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो मृदा संसाधन है। देखो, मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त ये निःशुल्क उपहार है। मृदा की जो उपजाऊपन है वो काफी हद तक मायने रखती है कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए। तो मृदा का वर्गीकरण इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। मृदा की बनावट और किस प्रकार मृदा की उत्पत्ति होती है, मृदा ह्रास के क्या कारण है और मृदा संरक्षण को हम किस तरीके से कर सकते हैं। मृदा संसाधन, तो देखो, मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है, जैसे चींटी है, कीड़े मकोड़े हैं या और भी ऐसे जो जीव जंतु हैं, सांप बिच्छू, ये सब मिट्टी के अंतर ही रहते हैं और इन्हीं का आवास जो है ये मुख्य रूप से दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मृदा जो है ये कृषि का जो है मूल आधार है। यानी एक उपजाऊ मृदा कृषि का जो विकास है वो निश्चित करती है। अब मृदा का निर्माण किस तरीके से होता है? देखो, मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। मृदा जो एक सेमी मृदा बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसी से हम इसकी निर्माण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो देखो, जो भी चट्टाने हैं, शैल हैं, ये इनका अपघटन होता रहता है, ये टूटती रहती है, बिखरती रहती है और इनके अपघटन के परिणाम स्वरूप क्या बनती है? मृदा बनती है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ प्राकृतिक कारक जो मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है, जैसे कि तापमान है, टेम्परेचर है, पानी का बहाव है, इससे भी मिट्टी कटती है, यानी चट्टानें कटती है, उनका अपक्षय होता है। तापमान के कारण भी इनका अपक्षय होता है, पवनों के कारण भी इनका अपक्षय होता है और उसके साथ ही नई मृदा का निर्माण होता है। तो नई मृदा निर्माण में ये कुछ महत्वपूर्ण कारक है: तापमान, पानी का बहाव और पवन यानी हवा। इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है इसके साथ। तो इस तरीके से मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, अचानक मृदा नहीं बनती है। हम कोई फैक्ट्री में मृदा को निर्मित नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो भी मृदा की जो बनावट या ऊपरी संस्तर दिखाई दे रहा है, जैसा कि ये एक डायग्राम दिख रहा है आपको, चित्र 1.5 मृदा परिच्छेदिका। इसके अंतर्गत देखो, भूमि की जो ऊपरी परत है, ये जो ग्रीन में दिया हुआ है, ऊपरी संस्तर की मृदा, ये उपजाऊपन है, ये महत्वपूर्ण है। अगर ये कट जाती है, बह जाती है, तो मृदा अपर्दन कहलाता है। यानी मिट्टी की जो ऊपरी परत, मृदा अपर्दन में क्या होता है? मृदा अपर्दन में ऊपरी परत मिट्टी की जो है वो हट जाती है किसी क्षेत्र में, चाहे पानी से, चाहे वायु से। इस तरीके से अगर उड़ जाए, बह जाए, तो ये मृदा अपर्दन है। तो यही सबसे बड़ी उपजाऊ जो है भाग होता है। इसी में हुमस की मात्रा और उपजाऊपन भी होती है। उसके बाद उसके नीचे वाली जो परत है वह उपमृदा अपक्षयित चट्टानें हैं, बालू, गाद, सिल्ट या मृतिका, इन रूपों में ये दिखाई देती है। और उसके नीचे अधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें आ जाती हैं और उसके नीचे अपक्षय रहित आधारी चट्टानें, है ना। तो ये अगर हम मृदा के रूप में देखें तो इस तरीके से इन आधारों पर ये मृदा टिकी हुई है। अब मृदा के विभिन्न प्रकारों को देखेंगे। देखो, मृदा का वर्गीकरण यानी इसके प्रकार, बनावट है, रंग है, उम्र है, रासायनिक गुण है, इन सब के आधार पर मिट्टी कई प्रकार की है, यानी मृदा कई प्रकार की दिखाई देती है। इनको कुछ भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्य रूप से 6 भाग जो है वो दिखाई देते हैं। अब ये 6 भाग कौन से हैं? देखो, पर्वत और वन्य मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा। पर्वत और वन्य क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है वो पर्वत और वन्य क्षेत्रों वाली मृदा जो दिखाई देती है, ये ज़्यादातर भारत का जो उत्तरी भाग है, यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाला एरिया, इसके साथ जो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वो वाला भाग, ये मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में ये मिट्टी दिखाई देती है। अब देखो, जलोढ़ मृदा, जैसा कि नाम है, जल ओढ़ यानी जल से लाई हुई मृदा। ये जो भारत का जो उपजाऊ भाग है, ये जो मैदानी भाग है, उत्तरी मैदानी भाग, ये यानी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उसके साथ ही बिहार का जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का थोड़ा बहुत भाग है,
इन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। आमतौर पर नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी है, इन मिट्टी से ये मैदान बने हैं और इन मैदानों से जो क्या है, ये जो है वो मृदा दिखाई देती है। तो ये वाला भाग, इस वाले भाग में आपको जलोढ़ मृदा दिखेगी। और वन पर्वत और वन्य मृदा, ये जम्मू कश्मीर है, ये सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, इन भागों में पर्वतीय और वन मृदा दिखेगी। उसके बाद देखो लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी जो प्रायद्वीपीय भारत है, यानी ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत में ये दिखेगी। पूर्वोत्तर भारत है, इसमें भी ये दिखेगी। तो प्रायद्वीपीय भारत और पूर्वोत्तर भारत में आपको लाल और पीली मिट्टी दिखेगी। काली मिट्टी देखो पठारी भाग है, जो प्रायद्वीप का पठारी भाग, मध्यवर्ती भारत और प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग है, इसके अंतर्गत ये काली मिट्टी दिखेगी। कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है, ध्यान रखना। कपास के लिए जो सबसे बढ़िया मृदा है वो कौन सी है? काली मिट्टी। उसके बाद लेटराइट मिट्टी देखो, लेटराइट मिट्टी आपको मिलेगी जो, एक मिनट इसको मैं इरेज कर लेता हूं। ये जो पश्चिमी तटीय भाग है, ये वाला पश्चिमी तटीय भाग है, जो पूर्वी तटीय भाग है, ये वाला हिस्सा, यहां पर ये मिट्टी मिलती है, लेटराइट मिट्टी। यानी प्रायद्वीपीय भारत का जो तटवर्ती भाग है, उस दोनों तट, यानी उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटवर्ती भागों में इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी। लेटराइट मिट्टी जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही शुष्क मृदा जैसा नाम है, ये अपना राजस्थान सबसे बड़ा, राजस्थान में ये जो है मुख्यतः ज्यादातर यही मिट्टी पाई जाती है, इसे शुष्क मृदा कहते हैं। तो मृदा के मुख्य प्रकार और इसका जो क्षेत्रीय वितरण है, यानी भारत के मानचित्र में किस तरीके से ये दिखाई देती है, कहाँ कहाँ किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो आपको ये मानचित्र जो है ध्यान रखना है। मुख्य रूप से इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। मिट्टी के प्रकार, ये 6 प्रकार की मिट्टी है, यानी पर्वतीय और वन्य मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और शुष्क मृदा। तो इस तरीके से 6 भागों में मृदा को वर्गीकृत किया जा सकता है और मृदा के वर्गीकरण करने के साथ ही इसके वितरण को हम इस मानचित्र में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम मृदा के वर्गीकरण को। तो देखो पहला है जलोढ़ मृदा। संपूर्ण उत्तरी मैदानी जो भाग है वो जलोढ़ मृदा से बना, यानी ये वाला हिस्सा, ये संपूर्ण ये उत्तरी मैदानी भाग है। और ये किससे बना है? ये मृदा से है। यानी देखो हमारे यहाँ जो नदियां हैं वो उत्तर से जो बहती हुई इस तरीके से, यानी बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियां जाती है, ये नदियां अपने साथ, एक तो अरब सागर में बहती जाने वाली नदियां और दूसरी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां। तो जो भी नदियां उत्तर से होकर अपने बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, इन नदियों के द्वारा जो भी मिट्टी बहा कर लाई गई है, चाहे यमुना हो चाहे गंगा हो, इनके द्वारा जो भी मैदानी भागों में जो मिट्टी लाकर बिछाई जाती है, ये सारी मिट्टी क्या कहलाएगी? जलोढ़ मृदा कहलाएगी। ये भारत का सबसे उपजाऊ मैदानी भाग है, यानी गंगा यमुना का ये मैदान है। गंगा यमुना का मैदान कृषि की दृष्टि से भारत की महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सबसे ज्यादा जो उत्पादक क्षेत्र है कह सकते हो, तो सबसे ज्यादा जो भारत का उपजाऊ क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है। तो देखो संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है वो जलोढ़ मृदा से ही बना है। पूर्वी तटीय मैदान में विशेषकर महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा को इनसे ही बने हैं। तो यानी पूर्वी तटीय मैदानी भाग जो भी ये है, इसका थोड़ा बहुत हिस्सा ये वाला थोड़ा हिस्सा है, देख लो। और इसमें, और ये पूर्वोत्तर में जो ब्रह्मपुत्र नदी और इससे लाके बिछाई गई। तो मुख्य रूप से ये जो गंगा यमुना का मैदानी भाग जो है वो दिखाई देता है। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। इससे यहाँ जनसंख्या घनत्व भी, अगर भारत का जन घनत्व अगर देखें तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि कृषि की यहाँ अनुकूल दशाएं हैं। कृषि यहाँ पर गहन कृषि की जाती है और उसके साथ ही कृषि की अनुकूल दशाएं इसलिए है क्योंकि यह उपजाऊ मैदान है। उपजाऊ मैदान और ये क्षेत्र होने के कारण यह जनसंख्या ज्यादा मात्रा में, यानी ज्यादा घनत्व लिए दिखाई देगी। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। अब देखो इस मृदा में क्या तत्व पाए जाएंगे? ज्यादातर जलोढ़ मृदाओं में पोटास की मात्रा दिखेगी, फास्फोरस और चूना युक्त ये मिट्टी होती है। और मुख्य फसलें इस मिट्टी में कौन सी है? गन्ना है, चावल है, गेहूं है
और अन्य अनाज और दलहन फसलें ये मुख्य रूप से इस प्रकार की मृदा में होती है। फिर ये काली मिट्टी, देखो काली मृदा, इन मृदाओं का रंग काला होता है, इन्हें रेगर मृदा ये भी कहते हैं। अब काली मृदा जैसा नाम है, कलर इनका काला, और ये रेगर मृदाओं के नाम से भी जानी जाती है। काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो जहां पर भी ये मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है उन क्षेत्रों में वे मुख्य रूप से कपास उत्पादक जो है क्षेत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण दिखते हैं। तो भारत के अगर मानचित्र में देखें हमें, तो ये काली मृदा, ये वाली, ये मृदा, ये वाला क्षेत्र है, ये मुख्यतः कपास उत्पादक क्षेत्र है भारत का, और काली मृदा इस तरीके से ये क्षेत्र है। यहाँ काली मृदा आपको बहुत ज्यादातर काली मृदा ही इस क्षेत्र में दिखने को मिलेगी और कपास उत्पादन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो फिर बात आती है, देखो ये मिट्टी महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, मालवा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक ये फैली हुई है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है, मतलब बहुत बारीक कणों से इसकी बनावट में जो कण है मृत्तिका के वो बहुत ही बारीक होते हैं और नमी धारण करने की क्षमता इसकी बहुत ज्यादा होती है। महीन कण होंगे तो नमी ज्यादा समय तक, जैसे राजस्थान की जो बालू मिट्टी है मोटे कण है ना, तो इन मोटे कणों में हवा जो है वो आसानी से पहुंच सकती है और नमी ज्यादा समय तक बनी नहीं रहती। लेकिन काली मिट्टी के जो मृत्तिका के कण है वो बहुत ही महीन होते हैं, इस वजह से इस मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, इस वजह से ये ज्यादा उपजाऊ जो है वो पाई जाती है, दिखाई देती है। फिर है लाल और पीली मिट्टी। देखो लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्ष वाले भागों में यानी कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान, दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट क्षेत्रों पर पहाड़ी जद में पाई जाती है। इन मृदाओं का रंग जो है रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लो धातु के प्रसार के कारण होता है। तो लो तत्व की प्रधानता होने के कारण ये लाल कलर में दिखाई देती है और लाल और पीली मिट्टी के रूप में दिखाई देती है। अगर हम मानचित्र को देखेंगे, तो मानचित्र में लाल और पीली मिट्टी, ये जो लाल लाइनों से दिखाई देती है ये लाल और पीली मिट्टी वाला क्षेत्र है, यानी पूर्वोत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत का भाग जो है वो दिखाई देता है। तो इन मिट्टी में लोहांश की मात्रा ज्यादा है, तो इस वजह से इनका कलर जो है थोड़ा लालिमा लिए होता है, लाल कलर लिए होता है। लेटराइट मृदा, देखो लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा में अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जाती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो मुख्यतः गर्म क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी ज्यादा पाई जाती है और ये थोड़ी कम उपजाऊ है। अब देखो लेटराइट मृदा वाले क्षेत्र कौन से हैं? लेटराइट मृदा ये वाला भाग जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी तट का तटीवर्तीय भाग है, उसके अलावा ये उड़ीसा और इस वाला भाग है, ये वाला, ये थोड़े थोड़े टुकड़ों में बीच बीच में कहीं दिखती है ये। तो इस प्रकार की मिट्टी यानी लेटराइट मिट्टी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत का जो पश्चिमी तटवर्तीय भाग, जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, उड़ीसा है, इन क्षेत्रों में जो है ये मिट्टी मुख्यतः देखने को मिलेगी। फिर बात आती है मरुस्थलीय मृदा। देखो ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यानी सिंचाई की सुविधाएं अगर विकसित होती हैं तो ये मिट्टी उपजाऊ जो है वो बन सकती है और इस मिट्टी में उत्पादन लिया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक है। एक तो मोटे कण है, मृदाओं में हुमस की और नमी की मात्रा जो है कम होने का कारण क्या है? एक तो तापमान ऊंचा है, दूसरा शुष्क जलवायु है, मोटे कण है, इस वजह से हवा जो है आसानी से रेत में जो है घुस जाती है और उसका परिणाम यह है कि नमी जो है वो ज्यादा समय तक टिकी नहीं रहती। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। तो जो भारत के मानचित्र में ये जो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग दिखेगा, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी ज्यादातर देखने को मिलेगी। हालांकि मरुस्थलीय मृदा शुष्क और नमी की मात्रा जो है वो इसमें कम रहती है, लेकिन सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर का जो प्रसार हुआ, इंदिरा गांधी नहर के कारण ये क्षेत्र अब
सिंचित होने लगा है और इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर की दृष्टि से डेवलप भी हुआ है। तो ये जो मरुस्थल का प्रसार है इस वजह से रुका भी है और यहाँ पर कृषि और उत्पादन जो हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इस क्षेत्र में अच्छी स्थितियाँ इस वजह से आई है। फिर है वन मृदा। देखो, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जहाँ वर्षा जो है पर्याप्त मात्रा में हो, वन उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में ये मृदा देखने को मिलेगी। इसे वन मृदा के रूप में कहेंगे। तो मानचित्र में हमारी जो पर्वत और वन्य मृदा है, ये मिट्टी जो यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश है और सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये जो पहाड़ी इलाके हैं, भारत के ऊंचाई वाले इलाके हैं, इन इलाकों में ये मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो देखो, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वर्षा और वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव भी होता रहता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों के रूप में हो। तो देखो, जो नदी घाटियां हैं इन क्षेत्रों में, और वहां पर तो ये दोमट और सिल्टदार होती है, लेकिन जो ऊपरी ढाल है यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है उनमें इनका गठन मोटे कणों के रूप में होता है। अब मोटे कणों यानी ऊपरी क्षेत्रों में ये मोटे कणों के रूप में दिखेगी, लेकिन नीचे आते आते ये दोमट और सिल्टदार में दिखाई देगी, इन रूप में दिखाई देगी। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों, जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। तो इस तरीके से ये उपजाऊ मृदा है और पहाड़ी और वन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अब बात आती है, देखो, मृदा अपर्दन और संरक्षण। देखो, मृदा के कटाव, उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन के मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, सघन कृषि, अति पशुचारण, भवन निर्माण, अन्य मानव क्रियाएं। इन सब के कारण क्या होता है? मृदा अपर्दन और मृदा का कटाव होता है। अब मृदा अपर्दन से आप क्या समझते हो? तो मृदा अपर्दन से हम ये समझते हैं कि कई प्राकृतिक कारकों, मानवीय कारकों से मृदा का जो है अपर्दन, यानी मृदा का जो ऊपरी परत है, मृदा का जो उपजाऊपन है, ये जो ऊपरी संस्तर जो दिखाई देता है, ये वाला हिस्सा, ये बह जाता है, ये कट जाता है और ये उड़ जाता है, तो इसे हम मृदा अपर्दन कहेंगे। मृदा अपर्दन वह है जिसमें मृदा का कटाव होता है, उसका बहाव है, इसको हम क्या कहेंगे? मृदा अपर्दन कहेंगे। तो मृदा अपर्दन के क्या कारण है? वन उन्मूलन, अंधाधुंध वनों को काटा जा रहा है, तो इससे जो है मिट्टी की जो वन जो है मिट्टी को पकड़े रखते हैं। तो अब वन ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी जो है, ऊपरी जो मिट्टी की परत है वो बिखरेगी, टूटेगी और ये बहेगी पानी के साथ। सघन कृषि है, गहरी कृषि की जाती है और कृषि करने के जो तरीके हैं वो एक अलग दिखाई देते हैं, तो उसमें भी मिट्टी की ऊपरी परत की क्षति होती है और वो जो है खराब होती है। अति पशुचारण है, अधिक मात्रा में जो पशुचारण किसी क्षेत्र में दिखाई देता है, तो पशुओं के खुरों से क्या होती है? मिट्टी की जो ऊपरी सतह है, जो उपजाऊपन वह उसी में होता है। जो उपजाऊ मिट्टी क्या कहलाएगी? ये जो ऊपरी भाग है यही उपजाऊ है, और अगर ये बिखरेगी, टूटेगी तो मृदा अपर्दन होगा। भवन निर्माण और अन्य मानव क्रियाएं, खनन है, इससे भी हमारी जो है मिट्टी जो है वो कटती है और इसका जो है अपक्षय होता है, अपर्दन होता है। तो मृदा अपर्दन से मरुस्थल बनने का खतरा रहता है। तो मिट्टी क्या होगी? ऊपरी अगर वन उन्मूलन हो जाएगा तो क्या होगा? मरुस्थल का प्रसार होगा एक तरीके से। तो ये मृदा अपर्दन है, ये इन रूपों में दिखाई देता है। अब संरक्षण क्या है? अब मृदा अपर्दन को किस तरीके से रोका जा सकता है, मिट्टी को किस तरीके से उपजाऊ बनाए रखा जा सकता है और मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है, वो संरक्षण कहलाता है। तो मृदा अपर्दन रोकने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पेड़ों की जड़ें मृदा की ऊपरी परत को बचाए रखती हैं, इसलिए वनोरोपण मृदा संरक्षण के लिए किया जा सकता है। अधिक से अधिक वन लगाए जा सकते हैं ऐसे क्षेत्रों में जहाँ मिट्टी जो है अपर्दन की समस्या है, तो वहाँ वृक्ष लगाए जा सकते हैं, वन रोपे जा सकते हैं, वन खड़े किए जा सकते हैं। ढाल वाली जगहों पर समोच्च जुताई से मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है। समोच्च, ये रेखीय जुताई है, समोच्च जुताई ये इस प्रकार की आड़ी वाली, यानी ये ढलान है तो ढलान के ये विपरीत नहीं, उसके समानांतर भी नहीं, समानांतर तो ये हो जाएगा, उसके सामने वाली लाइन यानी ढलान के जो आड़े क्षैतिज में वो लाइन में जुताई की जानी चाहिए। इससे जो है मिट्टी का जो कटाव है वो रुकेगा। पेड़ों को लगाकर रक्षक मेखला बनाने से भी मृदा अपर्दन की रोकथाम की जा सकती है। तो ये मिट्टी के अपर्दन को रोकने के कुछ उपाय हैं, ये किए जा सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है और जो है मृदा संरक्षण किया जा सकता है। तो आपका चैप्टर ये जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही जो है इसके चैप्टर के जो प्रश्नोत्तर हैं वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट किए हैं।
इसके साथ ही देखो भारत की पर्यावरण ये दशा, एक यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। सुकुमाजरी गांव और झाबुआ जिले में ये चीज दिखाई देती है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुकुमाजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 जो है प्रति हेक्टर था, जो 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टर हो गया। यानी वृक्षों का घनत्व जो है 1 हेक्टर में 13 वृक्ष दिखाई दे रहे थे, एक एवरेज है। वही अब 1 हेक्टर में कितने हो गए, 1272 हो गए। तो यानी बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण जो है इस गांव में हुआ है। और जब ये मध्य प्रदेश के भाग है, झाबुआ जिले में ये चीजें दिखाई देती है। सुकुमाजरी गांव और झाबुआ जिला ये एमपी में है। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधनों की उपलब्धता, यानी पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधनों की उपलब्धता क्या कहलाएगी, यानी पर्यावरण से जो हमें, यानी कि संसाधनों का जो उपलब्धता है वो पर्यावरण से जो पुनर्जनन जो है संसाधनों का होता है उससे अधिक मात्रा में उसकी उपलब्धता बनी रहती है, तो किसी भी क्षेत्र के लिए अच्छी दशाएं होती है। कृषि है, पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप फिर आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि जो है वो आती है। तो सुकुमाजरी और जो ये झाबुआ जिले हैं ये इसके एक अच्छे उदाहरण है। यहाँ लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है, जो औसत जो वार्षिक आमदनी है वो 10 से 15 हजार रुपये जो है वो थी 1979 से 1984 के बीच। तो ये बदल गई, ये काफी हद तक चेंज हो गई। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया और वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधक के द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। तो एक तरीके से नदियों के जल को जो है इस तरीके से उपयोग लिया जा रहा है कि वो भूमि के उपजाऊपन में जो है, और साथ ही वनारोपण और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो है वो ये कार्य जो है इन क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। तो ये आपका जो है चैप्टर वो कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ है वो आपको पीडीएफ के रूप में, यानी पीडीएफ लिंक के रूप में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ जो है मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।